Hello students, welcome to Eduara. I am Priya Kumari, your mentor for Indian economy. तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी आखिर है क्या. Simply, we can say that monetary policy refers to the measures pertaining to the policy undertaken by the central bank, that is the Reserve Bank of India, to influence the availability, determine the size and the rate of growth of money supply in an economy. आसान भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है किसी राष्ट्र की जो मनी सप्लाई होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रोसेस है जिससे हम अपने राष्ट्र में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने देश में हायर ग्रोथ रेट अचीव कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर कर सकते हैं. आमतौर पे ये देखा जाता है कि पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में मॉनेटरी पॉलिसी जो है उस देश की या किसी पर्टिकुलर देश की सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी के द्वारा अनाउंस की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, भारत में मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस की जाती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करे. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरबीआई की, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर मेंशन्ड है. तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी किसी राष्ट्र में प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के साथ साथ इन्फ्लेशन को बैलेंस करने की कोशिश करता है और साथ ही ग्रोथ एंश्योर करता है. इसके लिए मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लिया है. आइए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं. सपोज आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. मान लीजिए दिल्ली के किसी एक इलाके में रहने के लिए आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो करीब 20,000 है. आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि दिल्ली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी फेमस है. मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर. यस, सो किसी भी एक इलाके में जहां आप तैयारी करना चाहते हैं वहां रहने के लिए आपका मंथली एक्सपेंडिचर मान लेते हैं कि 20,000 है. सबसे पहले केस 1 को कंसीडर करते हैं, जिसमें मान के चलते हैं कि आपको 20,000 का जो खर्चा है वो नहीं मिल पाता है, 20,000 से कम आपका खर्चा मिलता है. आप तो उस केस में क्या होगा, आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो आप रूम रेंट के लिए पे करते हैं, उसमें आपको रिडक्शन करना पड़ेगा, उसको आपको कम करना पड़ेगा. आप इस चीज़ को कम करने के लिए रूम कहीं दूर डिस्टेंस पे लेंगे जहाँ से आपकी कोचिंग का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा. इससे आपका जो समय है, आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा, आप सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे. अब केस 2 की बात करते हैं. केस 2 में ये कंसीडर करके चलते हैं कि आपको 20,000 से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं खर्च करने के लिए. अगेन इस केस में क्या होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो जो आपका एक एवरेज लिविंग या फिर एक एवरेज लाइफस्टाइल होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है. ऑब्वियस सी बात है, आपके पास अगर ज़्यादा पैसे आएंगे तो पढ़ाई के अलावा आप ये भी सोचेंगे कि चलिए फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लेते हैं, टूर कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ, ये मौका मिला है, बाद में पता नहीं मिले या ना मिले, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अगेन आपकी स्टडी कॉम्प्रोमाइज होगी, आपका प्रोडक्टिविटी कम होगा, आपका टाइम जो आपकी स्टडीज़ में जानी चाहिए वो पार्टीज़ में जाएंगी. तो गाइज, हमने देखा कि दोनों ही केसेस में जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, आपका जो ग्रोथ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है. सिमिलरली अगर हम इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में देखें
तो यही चीज़ इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में लागू होती है। जैसे कि हमने बात किया इस केस में कि अगर आपको कम पैसे मिले खर्च के लिए तो उसमें भी आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगी, और अगर आपको ज़्यादा पैसे मिले तो उसमें भी आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगी। सेम चीज़ इंडियन इकोनॉमी के केस में अप्लाई होता है। तो आई होप इस एग्जाम्पल की मदद से आप ये समझ पाए हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमारी इकोनॉमी में प्राइस को स्टेबल रखे और इसके साथ साथ ग्रोथ को एंश्योर कर सके।